नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि किस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी एक ऐसी जरूरत जिसके बिना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है जिंदगी को जी पाना। मतलब ज्यादातर लोग ये मानते हैं, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही हमारे रास्ते खोल सकती है और बहुत सारे काम हैं। आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि भारत के अंदर सिर्फ 2% व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। 98% व्यक्ति हैं वो कुछ ना कुछ और कर रहे हैं। कोई किसान है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई मेरी तरह प्राइवेट नौकरी कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाहत और सरकारी नौकरी की इंपॉर्टेंस कहां पर है, किस हद तक है, ये आप सब जानते होंगे। सैलरी सरकारी नौकरी में भले ही क्या हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन एक चीज होती है, वो होती है दोस्तों सिक्योरिटी, सुरक्षा। और हर व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, वो चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में 4 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा हो, लेकिन वो सरकारी करना चाहता है क्योंकि उसे थोड़ा सा बर्डन फ्री होना होता है। और रियलिटी है कि सरकारी नौकरी की चाहत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि हमें जरूरत है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें सरकारी नौकरी से पीछे छोड़ देती हैं। और रिसेंट टाइम पे जब से हम ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ आए हैं, तब से ये जो क्या बोलते हैं गलतियां हैं पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ गई हैं। रिसेंटली दोस्तों मध्य प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था। वो एग्जाम था महिला सुपरवाइजर का। और यह शब्द इसलिए भी लिखा है क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले हो सकते हैं बहुत सारे छात्र वे हों जिन्होंने अभी कुछ ही टाइम पहले महिला सुपरवाइजर का एग्जाम दिया हो और वो कुछ कारणों से अपनी गलती मान रही हों या किसी न किसी की गलती मान रही होंगी जिनके मार्क्स उम्मीद से थोड़े से कम आए हैं। दोस्तों, ऐसी क्या गलतियां हैं जो महिला सुपरवाइजर के छात्रों ने करी थी और दोबारा ना करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जब हम सफर पे निकलते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमें एक अच्छी जॉब चाहिए है। यदि गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो अच्छी जॉब। हर व्यक्ति जब कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है तो वो अपने पद को पहले से बहुत, यदि कुछ सिलेक्टेड पदों को छोड़ दो, जैसे कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट अलग हो जाते हैं, चाहे राज्य की सिविल सेवा हो चाहे वो देश की सिविल सेवा हो। लेकिन जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी राजकीय 1 डे एग्जाम्स की या फिर सिंगल डे में होने वाले एग्जाम्स की, तो उनमें लोगों का टारगेट रहता है कि भाई जिस चीज का फॉर्म आएगा हम उसका भरेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे और निकालेंगे। तो दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है वो पूरा का पूरा टिका हुआ है इस बात पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मसला ए सरकारी नौकरी। मसला ए सरकारी नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी की समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो 15 मिनट से ऊपर का हो सकता है, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। आप शायद ही आज तक YouTube पर कभी इस प्रकार के पॉइंट जो मैं आज इस वीडियो में बोलने वाला हूं आपने पहले कभी देखे होंगे। ये आपकी जिंदगी से जुड़े हुए पूरे के पूरे प्रैक्टिकल तथ्य होंगे जिनके बारे में बात करेंगे और कैसे हमें उनको इंप्रूव करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करी जाएगी। दोस्तों कई दफा हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो रास्ते होते हैं उस द्वार तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस द्वार पे सरकारी नौकरी हमें मिलती है। और कई बार हम पहुंच जाते हैं या लगभग पहुंच चुके होते हैं, लेकिन थोड़ी सी वहां पे किस्मत भी खराब होती है हमारी कि हम द्वार के पास तक तो पहुंचते हैं लेकिन द्वार बंद हो चुका होता है तब तक। तो उन सभी टॉपिकों पे दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों सरकारी नौकरी जब नहीं मिलती है तो उसमें गलती सिर्फ छात्र की नहीं है, मैं छात्र की गलती नहीं बोलूंगा, उसमें बहुत सारी गलतियां पहले हम सरकार या उस संस्थान की रखेंगे जो इसका एग्जाम कराते हैं। तो दोस्तों एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि सरकारी नौकरी क्या क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है और कैसे मिलेगी। पहले गलतियों की बात कर लेते हैं, इसके बाद कैसे मिलेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली गलती तो होती है सरकार की। एक एक पॉइंट को बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा गया है ताकि चीजें आपको बेहतर समझ में आए। सबसे पहले दोस्तों बात सरकार की होती है कि वैकेंसी सरकार बहुत लेट निकालती है। एक जो समय होना चाहिए कि जैसे कि कुछ जगह पे भले ही भर्तियां कम होती हों लेकिन रेगुलर देखने को मिलती हैं, वो दोस्तों भारत में एक ऐसा सेक्टर है और वो है बैंकिंग का सेक्टर। बैंक की नौकरियां दोस्तों आपको हर साल देखने को मिलती हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल की भर्तियां होती हैं वो हर साल देखने को नहीं मिलती हैं, बहुत समय लग जाता है। जैसे कि एमपीएसआई दोस्तों 8 साल के बाद आ रहा है, पुलिस भी रेगुलर होना चाहिए 3-4 साल के बाद हो रहा है, या बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, सुपरवाइजर भी आपका 7-8 साल के बाद हुआ था।
तो भर्तियां लेट आती हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई की रिदम टूटती है। पहली गलती दोस्तों ये सरकार की है, आपकी गलती नहीं है। समय पर सिलेबस जारी नहीं करना। मध्य प्रदेश में कहानी फिलहाल ऐसी है कि एग्जाम के 20 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले सिलेबस बताते हैं कि ये सिलेबस होगा, और सिलेबस भी पूरा नहीं बताते हैं। सिलेबस में सिर्फ लिख देते हैं कि गणित आनी है, ये नहीं बोलेंगे गणित का लेवल क्या होगा। आप यदि कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें स्तर गणित का 10वीं का होता है, और कई बार ये लोग 10वीं से ज्यादा वाला स्तर, या फिर यदि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सामान्य ज्योग्राफी इन कंपटीशन के एग्जाम में 10th तक के लेवल की रखी जाती है। इनका कोई स्तर नहीं होता है, कहीं से भी पूछ देते हैं, क्योंकि इनने सिलेबस जारी टाइम पर नहीं किया और बाद में कर भी दिया तो प्रॉपर सिलेबस जारी नहीं किया। ये आपकी गलती नहीं है, सरकार की गलती है। जब दोस्तों वैकेंसी देगी भी तो पदों की संख्या इतनी अच्छी होगी जैसा कि लगेगा हमें ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, 200 पद, 250 पद, 400 पद, 500 पद, 600 पद। ठीक है, तो ये पद जब कम होते हैं और पढ़ने वालों की संख्या अधिक होती है तो कंपटीशन बढ़ गया, कट ऑफ बढ़ गया। एक ये समस्या है। पदों की संख्या ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि एमपीएसआई की भर्ती 8 साल बाद आ रही, वही 500 पद हो रहे हैं। मतलब गणित भी प्रॉपर नहीं लगा पा रहे, वो 8 साल में कम से कम 800 पद तो देते। पेपर का अपने पैटर्न से अलग होना, ये दोस्तों हर जगह नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हमारे विशेषतः मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा कि वो पैटर्न कहेगा कि भाई 25-25-25 की मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस आना है। पेपर देखोगे तो खिचड़ी जाके मिलती है। एक क्वेश्चन मैथ का आता है, अगला रीजनिंग का रख देते हैं, फिर एक क्वेश्चन जीके का, अगले हिंदी का डाल देते हैं। तो उससे सॉल्व करने की रिदम बिगड़ जाती है। ठीक है, सॉल्व करने की रिदम बिगड़ जाती है और कोई इनका फिक्स नहीं रहेगा। ये पहले बोलेंगे कि सर मैथ के 25 सवाल आने हैं, यदि मैथ के 25 सवाल आने हैं तो आपको अपनी स्पीड का अंदाजा होगा कि कितनी देर में आप कर सकते हैं। मैथ के वो 40 कर देगा तो भाई आपकी स्पीड बिगड़ जाएगी। और ऐसा मध्य प्रदेश के पटवारी के एग्जाम में हो चुका है कि किसी शिफ्ट में मैथ के 25 क्वेश्चन है, किसी में 38 है, किसी के में 40 है, किसी के में 42 है, तो उसमें समय खराब होता है, जो कि आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों को सरकार को ध्यान में लाना चाहिए और उन पर सुधार करना चाहिए। व्यापम, यदि विशेषता हम उस एजेंसी की बात कर रहे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश का है, खतरनाक नाम है भाई। ठीक है, व्यापम जब अपने प्रश्नों में भाषा का प्रयोग करता है तो दोस्तों छात्र बहुत बेकार तरीके से कंफ्यूज होते हैं। मतलब प्रश्न जो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत आउट ऑफ सिलेबस देते हैं। आउट ऑफ सिलेबस जनरली मैं मानता हूं कि 5% से ऊपर नहीं मिलता है। 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थोड़े बहुत हो सकते हैं, 200 के में 10 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सिलेबस से रिलेटेड आएगा, लेकिन वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें गलती देखिएगा, एक स्क्रीन ऐसी देते हैं ऑनलाइन एग्जाम में जैसे कि बेहद गरीब राज्य हो मध्य प्रदेश, और कहीं उसका कंप्यूटर खराब है, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं इतना बड़ा प्रश्न। मतलब एक प्रश्न को उनको क्या करना चाहिए, पहले प्रश्न हिंदी में दिखना चाहिए, फिर बटन होना चाहिए इंग्लिश का, तो कन्वर्ट होकर के इंग्लिश आ जाए। ये हिंदी और इंग्लिश को साथ में रख देते हैं, प्रश्न पहुंच जाता है इतना बड़ा, उसको स्क्रॉल कर करके देखना पड़ता है। अरे भाई, जिसको मान लो इंग्लिश में पढ़ना ही नहीं, उसको क्यों तुम देखो इंग्लिश में दिखवा रहे हो, उसको सिर्फ हिंदी में दिखवाओ। और जैसे कि नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें या तो हिंदी दिखेगा या इंग्लिश दिखेगा, क्लिक करने पर इंग्लिश दिखता है। हमारी एमपी व्यापम में हिंदी इंग्लिश साथ रख देते हैं तो प्रश्न दिखता है पहाड़ जैसा। ठीक है, भाषा वैसे भी बड़ी थी, प्रश्न भी बड़ा हो गया। जो प्रश्न 1 मिनट में होने वाला होगा उसको पढ़ने में 2.5-3 मिनट लग रहे हैं। भाषा का प्रयोग। तीसरा है दोस्तों, जो व्यापम की बहुत खूबसूरत कहानी है, पेपर का लीक होना, लेट का रिजल्ट लेट आना और ज्वाइनिंग भी लेट होना। इन सब को गलतियां दोस्तों सरकार की हैं, गलतियां आपकी नहीं हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, इतना सब गलतियां होने के बाद भी जो छात्र हैं उनके अच्छे अंक आते हैं और उनकी नौकरी भी लगती है। अब आप बोलेंगे सर एक कैसे? देखिए, जो चीजें मैंने लिखी हैं इसके पहले सरकार की गलतियां, वो मैं नहीं सुधार सकता हूं, वो सुधार सकते हैं सरकार। यदि आप लोग इस प्रकार से थोड़ी सी जागृत हो जाएंगे, हम जैसे वीडियो बना रहे हैं कोई और भी बनाएगा इनको देख करके, या कोई व्यक्ति सपोर्ट करेगा ऐसे इनिशिएटिव को, तब लोग हो सकती है गवर्नमेंट इसके बारे में सोच के वो करे। मैं अकेला नहीं बदल सकता हूं, ना मेरे इतनी बस की है, मेरा काम सिर्फ बताना है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के हित में बता रहा हूं। फिर भी दोस्तों, एक गलतियां होने के बाद भी छात्रों की नौकरी लगती है, लग रही है। आप कैसे लग रही है सर, कैसे लग रही है? और किन की नहीं लग रही है? जिनकी लग रही है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अलग कर देते होंगे, कुछ तो होगा उनके पास में। आपके ही बीच में पढ़ने वाला, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आप केजीएस से पढ़ते हैं, इसी केजीएस से पढ़ने वाले, जैसे कि एग्जाम्पल महिला सुपरवाइजर का ले लेते हैं, तो इसी बीच में एक छात्रा के उसी शिफ्ट में
170 175 नंबर आ जाते हैं और उसी शिफ्ट में किसी के 150 भी नहीं आ रहे हैं, किसी के 140 भी नहीं आ रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो गलती है। उसी टीचर से पढ़ा है, वही कंटेंट पढ़ा है और वही सब कुछ पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं तो गलती है दोस्तों। वो कुछ स्पेशल जो होगा उस स्पेशलिटी की हम बात करते हैं, लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा है उनकी गलतियां हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जिनका हो जाता है उनकी तारीफ बाद में कर देंगे, जिनका नहीं होता है उनका समझिए दोस्तों। सिलेक्शन जिनका हो जाता है ठीक है, फिर हमारी क्या गलती है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ठीक है। आपकी क्या गलती है जिनका नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी हमने किसी का बता दिया हो गया नहीं हुआ, एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जिनके नंबर बहुत कम है, ठीक है। जिन जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, जैसे कि महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में जिनके नंबर 140 से कम है, जनरल कैटेगरी के हैं और खुली भर्ती वाले हैं, तो इसका मतलब है कि आपके नंबर रियलिटी में बहुत कम है, कहीं ना कहीं आपकी गलती रही होगी। 140 स्कोर करना एक सम्मानजनक स्कोर था कि यार कम से कम हमने पढ़ा तो है, उससे कम करना तो भाई गलती है, चाहे जैसे भी मानो आप, ठीक है। क्लियर होगी बात ना। सिलेक्शन तो 140 में भी मैं नहीं कह रहा हूं कि हो रहा है, ये नहीं कह रहा हूं 140 150 में सिलेक्शन हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे कम स्कोर लाना सम्मान के खिलाफ था, ठीक है। तो गलती है तो गलती को सुधारा जाता है, कैसे सुधरेगी बताएंगे। गलती क्या है दोस्तों कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है या नहीं होता है। पहली बात तो दोस्तों गलती है आप तैयारी करते समय चीजों को सीखने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं। आप तैयारी तो कर रहे होते हैं, तैयारी शुरू कर दी, बैच परचेज कर लिया, बैच खरीद लिया, पढ़ने लगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान किस बात पर ज्यादा देते हैं, उन गलतियों पर मैं आपको एक दफा दिखाऊंगा। मैंने पूरे साल भर 1.5 साल जब केजीएस में यहां पे आप ही लोगों को पढ़ा करके ऑब्जर्व किया है, तब की बात आपको बताता हूं कि क्या गलतियां हुई। देखिए पहली गलती दोस्तों, आपका सवाल सबसे पहला रहता सर कितने नंबर का आएगा। अरे यार आपको पढ़ने से मतलब है कि कितने नंबर। यदि आपके पास हिस्ट्री आ रही है तो रेदर देन आप इस बात पे फोकस करें कि कितने नंबर का आएगा, कि हिस्ट्री में सर पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, इस बात पर ध्यान देने से ज्यादा आपको सर एक कितने नंबर का आएगा, एक कितने नंबर का आएगा। सर सीखते समय कभी इस बात को दिमाग में नहीं लाना पड़ता कि सर कितने नंबर का आएगा। पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम उसको सीखें, बाद में हमें पैटर्न के ऊपर जाना पड़ता है। सर पेपर में माइनस मार्किंग होती है कि नहीं, ये तो सर सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट है आपके दिमाग का। आपको क्या तुक्के मार के आने हैं क्या पेपर में? आपको क्या ये सोच के बैठे हो कि एमपी का पेपर है माइनस मार्किंग होती नहीं, हम तो सर 150 आ रहे होंगे, तुक्के लगाएंगे, 50 तुक्कों में 10-20 तो सही हो जाएंगे। अरे भाई क्या दिमाग लगा रहे हो? माइनस मार्किंग यदि हो जाएगी तो अच्छी बात होती है, फिर तो वो तो कम से कम जो लोग तुक्के लगा करके आगे बढ़ जाते हैं वो आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। जो तुक्के लगा के जिनके नंबर आ जाते हैं बाद में ये बोलते हैं कि भाई साहब मैं 5 दिन पढ़ करके 500 नंबर ले आया, वो तो नहीं कम से कम कह पाएंगे ना। तो अच्छी बात होती है माइनस मार्किंग होना, लेकिन ये सवाल दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। आप पढ़ाई पर ध्यान दो, ये माइनस मार्किंग होती है नहीं होती, इन सवालों पर क्यों ध्यान देते हो? ये सर तुक्के वालों के लिए होता है, जिनको पढ़ना है उनके लिए सवाल नहीं है। सर प्रश्न कैसे आएंगे? एक लाइन का होगा, मल्टीपल करेक्ट होगा। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो दोस्तों चाहे वो एक लाइन का प्रश्न आ जाए, चाहे वो मल्टीपल करेक्ट वाले 4-4 ऑप्शन वाले आपके पास क्या बोलते हैं क्वेश्चंस आ जाएं कि 4-4 ऑप्शंस करेक्ट हैं, मल्टीपल करेक्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ बनेगा। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आपने यदि प्रश्नों को रट लिया तो आप उसी प्रश्न के भरोसे रहेंगे और प्रश्न परीक्षा में वो प्रश्न आएगा ही नहीं जो आपने पढ़ा होगा। भाई आप लोग बोलते हैं सर जो एग्जैक्ट पढ़ा है वो नहीं आया। अरे भाई परीक्षा है, कोई 5वीं का एग्जाम नहीं है कि आपको 2-2 4 पढ़ाया तो वो आ जाएगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे वो कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्रश्न आते नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं, लेकिन आप सोचो कि आपने पढ़े 1000 प्रश्न है, परीक्षा आपको 10,000 प्रश्नों की हो रही है, 50 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से तो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन डालेगा, सबके में इजी नहीं डाल सकता है। वो उसकी गलतियां हैं। वो व्यापम का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो गलत तरीके से एग्जाम सेट करता है। एग्जाम कराने वाली कंपनियों की गलतियां हैं कि वो एग्जाम अच्छे से नहीं डाल पाती हैं या क्वेश्चन अच्छे से नहीं डाल पाती हैं, लेकिन हमारी भी तो गलती है ना। हमारी गलती ये है कि हम कॉन्सेप्ट सीखने के बजाय प्रश्नों को रटने में लग जाते हैं, हम फैक्टों को रटने में लग जाते हैं। फैक्ट रटने हैं, ठीक है, जरूरत है याद करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट को भूल जाएं। मल्टीपल आए चाहे सिंगल आए, हमसे बनना चाहिए। ये गलती है सर आपकी। आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बात पे सर कितने नंबर में पास हो जाएंगे। पेपर हुआ नहीं है, पेपर दिया नहीं है, पहले डिसाइड सर इतना टारगेट बनाना होता है। हम तो कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर का टारगेट है। 200 का पेपर है तो 200 का टारगेट रखिए, 100 का टारगेट पेपर है तो 100 का टारगेट रखो। आप कितने नंबर में पास हो जाएंगे?
पेपर होता नहीं सर, कट ऑफ कितना जाएगा। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तैयारी कर रहे होते हैं, जब भी कोई बैच चालू होता है, तो बैच स्टार्ट होने से लेकर के पूरे 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक एक क्वेश्चन डेली आता है, सर कितने नंबर में पास हो जाएंगे, सर कितना कट ऑफ जाता होगा इसका। अरे यार, सीखने पर बिलीव करते तो आपको एक कट ऑफ जानने की प्रयास नहीं करना। अरे हमारा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सर कट ऑफ क्या रहे, हम मैक्सिमम अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखें और उसके आधार पर जब प्रश्न आएगा हमसे बनेगा, और चाहे जो भी हो हमारा एग्जाम निकलेगा। हम आधा समय, एक समय बर्बाद करने वाली चीजें, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक कोई गलत चीजें हैं, ठीक है आना चाहिए, लेकिन इस समय बर्बाद करती है हमारा, सीखने में कम ध्यान देती है हमारा, और गलतियां समझिएगा। सर नोटिफिकेशन कब आएगा, पढ़ तो रहे हैं लेकिन भ्रमित हैं। ध्यान देना, मैं अपने एक बैच से आइडिया बता रहा हूं, झूठ मत बोलिएगा, आप लोग गवाह हैं इस बात के कि पिछले 1.5-2 साल में मुझसे कितनी बार सवाल किया गया था कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन आ भी गया है, एग्जाम भी कंप्लीट हो गए हैं। जब किसी चीज की तैयारी कराई जाती है तो संभावित रहता है कि वो पेपर होगा, लेकिन साल भर हम इसी बात पे निकाल देते हैं, नोटिफिकेशन सर कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। आपने सीखने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया कि और जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया, सर अब तो हमारे पास 25-30 दिन बचे हैं, अब कैसे पढ़े हम। दोस्तों, यदि आपको किसी चीज की तैयारी करनी है तो उसके कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना सीखिए, रेदर देन कि आप नोटिफिकेशन का वेट करें या नोटिफिकेशन के बारे में वेट नहीं करना है, ना करो, कम से कम पूछ पूछ करके खुद का समय और दूसरे का समय तो मत गवाओ ना। पहली बात, आज से यूट्यूब पर इस क्लास को, इस प्रश्न को पूछना बंद कर देना। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है तो टीचर या जो भी लोग होते हैं जानकारी देने वाले, वो देते हैं ना, चाहे हम हो चाहे दूसरे कोई चैनल वाले हो, जानकारी प्रोवाइड करते हैं ना। लोग फेक करते रहते हैं, रियल जानकारी तो हर कोई देना चाहता है, जब रियल आती है तो वो तो पता चल ही जाएगा। पूछने की क्या, आप सोचो पूछने में आपकी एनर्जी और आपका टाइम कितना जा रहा होता है और दूसरे व्यक्ति का बताते समय कितना टाइम जा रहा होता है। वो यही सवाल बताता रहता है कि हाँ नोटिफिकेशन कब आएगा। और कुछ एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। हम तो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना शुरू करेंगे और फिर बाद में बैठ करके रोएंगे पहले से क्यों नहीं पढ़ा। भाई साहब, एक कैटेगरी अलग है, इसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक वही है ना कि नोटिफिकेशन का वेट करते हैं और नोटिफिकेशन के आगे, अरे सर अब आगे नोटिफिकेशन, सर पूरे 25 दिन है और पूरा पढ़ना है हमें, फिर बाद में रोते हैं। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में आप लोग ना आइएगा, क्योंकि जो लोग आते हैं वो सिर्फ पछता पाते हैं और फिर वो टारगेट करेंगे अब अगले साल हम दोबारा एग्जाम देंगे, और अगले साल फिर से वो वही कहानी रिपीट करेंगे। पूरे साल आराम से यहां वहां घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐस करेंगे, और फिर एग्जाम आएगा फिर से वही कहानी रिपीट करेंगे। अब अगला एग्जाम, अब अगले एग्जाम वाला जो साइकिल है ना, साइकिल इनका स्टॉप नहीं होता इस कैटेगरी के लोगों का। तो इस कैटेगरी में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। जो लोग आते हैं वो परेशान रहते हैं, और इस सरकारी नौकरी, इनमें से बहुत सारे अच्छे छात्र, पढ़ने वाले छात्र भी होते हैं जो इस गलती को अपनाते हैं। नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। मैं मानता हूं कि एमपीएसआई जैसे टॉपिक पर हमें बहुत दुख मिला है छात्रों को। हम तो खैर, मैंने तो अभी तक एमपीएसआई के बारे में फर्स्ट बैच पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे केजीएस में, और तब पढ़ा रहा हूं जब पूरा सिलेबस और अन्य जानकारी आ गई। हमने कभी एमपीएसआई में 10-10, 50 बार कोर्स नहीं दिए हैं, लेकिन ये दुखित था कि 8 साल तक इंतजार करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि बिना किसी अपडेट के पढ़ना और चालू कर कोर्स ले लिया था। यार कुछ भी अपडेट मिल जाए इसके बाद आप पढ़ सकते हैं और आप चीजों को कर सकते हैं। तो चीजों को सीखने पर हम कह रहे हैं, यदि आपने मैथ, रीजनिंग, हिंदी, गणित, इंग्लिश, जीके, जीएस पढ़ा तो एमपीएसआई नहीं, आपके पास बहुत सारे मौके आते हैं, सेंट्रल के एग्जाम आते हैं, उनको आप दे सकते थे। नहीं दिया, एक गलती रही होगी। दोस्तों, सर पीडीएफ प्लीज, क्लास के आधे टाइम पर बच्चे बोलते हैं सर प्लीज पीडीएफ दे दो, मेरा नेट खत्म होने वाला है। आप अपने बच्चे की पहले स्कूल फीस देखिए कितनी है। आपके बच्चे की स्कूल फीस 4,000, 5,000, 3,000, 2,000, 10,000, 15,000 महीने महीने की होती है। आप लोग 500-700, 1,000, 1,500 रुपए के कोर्स में पढ़ते हैं, और उसके बाद आपको ये लगता है कि सर हमारा इंटरनेट, जब आप ऑनलाइन एजुकेशन पर ही डिपेंड है तो क्या 2, 2.5, 3 जीबी का इंटरनेट नहीं आप डलवा सकते हैं? जो हर बार आप ये बोलते हैं सर पीडीएफ प्लीज। पीडीएफ तब काम की आती है जब दोस्तों आपने पूरा लेक्चर किसी टीचर का देख लिया हो। सर पीडीएफ में उसके सिर्फ पॉइंट लिखे होते हैं। लेक्चर में पढ़ाते समय वो कई ऐसी बातें बोलता है जो लिखवाई नहीं जाती, वो खाली समझाई जाती है ताकि बच्चे की समझ विकसित हो सके। और हर बार आपको, मैंने भी पढ़ाते समय कोशिश किया था, मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताता था। कई ऐसे छात्र जिनने उन बातों को सुना था और उनमें से कई छात्रों के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया होगा ध्यान,
वो अपनी समझ को विकसित नहीं कर पाए थे। कुछ लोगों ने किया है लेकिन उतना नहीं किया, जिन्होंने अच्छे किया उनको फायदा मिला उसका। तो दोस्तों पीडीएफ जरूरी है, लेकिन तब जरूरी जब लेक्चर देख लो। पीडीएफ से पढ़ करके आप किसी का कौन पीडीएफ, फिर तो किताब भी रखी थी आपके पास, किताब से देख लेते आप। फिर पीडीएफ का मतलब तो किताब ही हो गई ना, लिखा ही हुआ डेटा है ना। जरूरत किसकी होती है, हमें सारथी की आवश्यकता होती ताकि वो अपने शब्दों से कुछ बता सके। रेदर देन कि पीडीएफ के पीछे भागें, आप पहले कॉन्सेप्ट सीखो, सुनो बातों को, दिमाग में लाओ उसको, फिर पीडीएफ को रिवीजन के पर्पज से यूज करो, ना कि पहले ही पीडीएफ करते रहो। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराओ सर, क्वेश्चन ही करा दो इंपॉर्टेंट। एग्जाम एक शिफ्ट में यदि होता है, जैसे कि एमपीपीएससी का एग्जाम होता है, अधिकांश संस्थानों के 70 से 80% क्वेश्चन एज इट एज एमपीपीएससी में मिल जाते हैं, क्योंकि एक शिफ्ट का एग्जाम है वो। वनडे एग्जाम जो आपके होते हैं व्यापम के, यार मल्टीपल एग्जाम है, एज इट एज प्रश्न नहीं आ सकते हैं किसी के भी। एक शिफ्ट में करवा दो अभी, तो अभी गारंटी ले लेगा वो व्यक्ति के ज्यादातर एग्जाम वो हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट और कितने करवा दो भाई, मान लो हमने कोई गणित का प्रश्न कराया इंपॉर्टेंट, और उसका उसने वैल्यू दूसरी रख दी, तो रट के आओगे क्या वो चीज? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट से जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट यदि बनता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि ये सारे पॉइंट आपको यहां तक क्लियर हुए होंगे। एक गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, कि सिर्फ इंपॉर्टेंट के पीछे भागते हैं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, एक और कैटेगरी है, इस कैटेगरी के लोगों को थोड़ा सा मैं अलग करूंगा। हम तो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लेंगे, आधा अधूरा पढ़ लेंगे, 10 जगह से पढ़ेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट को। एक लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का अलग टाइम बता दिया, एक ने अलग बता दिया। अब पढ़ना ही 4 जगह से है, इस चैनल में, फिर इस चैनल में, फिर इस चैनल में, फिर इस चैनल में, फिर 4 जगह से गोल गोल घूमते रहना है। सब जगह से अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता की डेटें और उसकी जानकारी प्राप्त कर ली, पेपर में जाए तो खिचड़ी बना के रख के आ गए। भाई साहब, यदि आप इस कैटेगरी में हैं तो उससे निकलिए। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप YouTube में, आपने कभी देखा होगा कि कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पूरा नहीं बताया जाता। और सर कैसे भी कोई संस्थान आपको YouTube पे पूरा दे देगा? वो आपको YouTube पर सेवाएं भी तब दे पाता है जब उसके पास कोई अर्थ आए, बिना अर्थ के नहीं। और केजीएस एक क्रांति लाया है पूरे भारत में, कि जहां पर एजुकेशनल संस्थानों की फीस 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख हुआ करती थी, उसको 10-20 हजार में किया। जहां 2.5, 3, 5 हजार होती तो उसको 400-500 हजार में किया। ठीक है, तो दोस्तों चीजें जब आपको सुविधा वाली चीजें मिल रही हैं, इसलिए ताकि आपको प्रॉपर वे में चीजें मिल सकें, आपको अफोर्डेबल लग सके। लेकिन उन अफोर्डेबल का मतलब होता है कि उनको आप सही दृष्टि से देखें, उनका उपयोग करें। यूट्यूब पे आप यहां से वहां घूमते हैं, समय जाया करते हैं, जाइएगा लेकिन किसी एक को पकड़िएगा। बिल्कुल एक को फॉलो करोगे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो थोड़ी सा जब सीखना है, सिलेक्शन लेना है, तो हल्का सा इस चीज से बच के रहिएगा कि सिर्फ इस पर आधारित मत रहिए। कॉन्सेप्ट पूरा सीख लिया है, ए टू जेड सीख लिया, फिर आप इस पे खूब घूमो, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिना कॉन्सेप्ट सीखे नहीं। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यूट्यूब का सहारा मत लीजिएगा। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक प्रॉपर जो कोई बैच होते हैं, या फिर कोई भी प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि किसी का देखा आपने फटाक से बैच, ऐसे बैच भी मत ज्वाइन कर लो। पहले समझो कि वो कौन है, कैसे लोग हैं, फिर बैच ज्वाइन करो उनका, चाहे हमारा हो चाहे किसी का भी हो। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल आपने पढ़ने के अलावा अन्य चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिनका वास्तविक पढ़ाई या सीखने से कोई मतलब ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सर क्या होता है, सर कट ऑफ कितना जाएगा, सर पीडीएफ मिली या नहीं मिली, सर क्लास कितने बजे होगी, सर ए क्या होगा, ए क्या होगा, इसका पढ़ाई या सीखने से लेना देना नहीं था। इसका सिर्फ एक चीज सहायक थी, उसकी जुड़ी हुई थी, लेकिन सिखा नहीं रही थी आपको। आपने बहुत बड़ा समय इस चीज पे गवा दिया। आप बोलेंगे नहीं सर हमने बहुत मेहनत करी है, मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूं, मैं आपकी मेहनत पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मेहनत करी है आपने, लेकिन कई लोगों ने मेहनत करते समय कुछ गलतियां करी। अब मैं बात कर रहा हूं उन छात्रों की जिन्होंने रियलिटी में बहुत पढ़ाई करी है, फिर भी नंबर कम रहेगा। कम मैं उनके कह रहा हूं जिनके 150 या 140 से नीचे हैं, उनके मार्क्स कम कह रहा हूं महिला सुपरवाइजर में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन एग्जाम्पल आप अपना उसी का रख सकते हैं। कम का मतलब इससे कम नंबर है तो मैं कम कह रहा हूं, बाकी इससे ऊपर नंबर है, भले ही हम कह रहे हैं 150 से ऊपर है, सिलेक्शन ना हो बात अलग है, लेकिन आपने एक बैरियर को पार किया है, आपने एक सम्मानजनक स्कोर को हासिल किया है, आज इतना किया है, अभी और मौके मिलेंगे, उनमें आप कर सकते हैं अच्छा परफॉर्म अपने अच्छे स्कोर में। जैसे मान लो कट ऑफ, मान लो एग्जाम्पल के लिए जनरल का, मान लो 165 से 170 के बीच गया, मान लो, हो सकता है इससे ज्यादा जाए, हो सकता है इससे कम जाए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और किसी का मान लो 1 नंबर से पेपर रुक जाता है या पॉइंट से रुक जाता है, तो क्या उसने मेहनत नहीं करी है? मेहनत करी है, वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी, दूसरे एग्जाम में काम आएगी।
क्योंकि उसने बहुत कुछ सीख रखा है, पहले से मेहनत कर चुका है, आगे जाके उसको एक्सपीरियंस के आधार पर उसको और चीजें मिलेंगी। लेकिन जो बहुत पीछे हैं, मैं बोल तो रहा हूं जैसे कि 200 का पेपर है, आपके 150 से भी कम है या 140 से भी कम है, तो सर कहीं ना कहीं फिर गलती थी। एग्जाम का लेवल टफ हुआ है बाद में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि आप 140 150 नंबर भी ना ला पाए। ठीक है, तो इससे नीचे वाले जो बच्चे हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती है, और बहुत बड़ी संख्या में है बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, क्या गलती हुई थी। आप जब पढ़ रहे थे दोस्तों, तो आपने पढ़ते समय सिर्फ लिखी हुई लाइन आप लाइन देखते हैं या पीडीएफ पर फोकस करते हैं कि सर लिखा क्या है, हम उसको रटने का प्रयास करते हैं। शिक्षक जब कोई बातें बता रहा है तो आप अपने कोई दूसरे काम करने लग जाते हैं, शिक्षक की बातों को आप इग्नोर कर देते हैं। जबकि शिक्षक जब आपको कोई बात बता रहा होता है तो वो कोशिश करता है कि कई ऐसे चीजें बता दें जो महत्वपूर्ण है, जिनको लिखना जरूरी नहीं है लेकिन उनको सुनना जरूरी है। वो कई बार बात बताते समय उस कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास कर रहा होता है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट लिखा नहीं जाता है, लिखा जाता है डेटा। जो लिखा रहता है वो फैक्ट है, और फैक्ट पे आधारित हर प्रश्न आज के जमाने में नहीं बनता है। कंपटीशन बढ़ चुका है, आप समझिए। पहले गांधी जी का आंदोलन सबने अवज्ञा 1930 में हुआ था। ये प्रश्न एक प्रश्न कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रश्न डेटा है, एक आंकड़ा है कि डेट 1930 की थी। ठीक है, तो ये आंकड़ा है। हर बार ऐसा नहीं कि आंकड़े का प्रश्न, डेटा का प्रश्न, फैक्ट का प्रश्न आता नहीं, आते हैं फैक्ट के, लेकिन पूरा प्रश्न फैक्ट पे आधारित नहीं आता है आजकल वो भाषा का प्रयोग करता है, और भाषा का प्रयोग वही है जब शिक्षक कोई आपको बात बता रहा होता है तो वो कोशिश करता है कि देखो ये प्रश्न ऐसे से ऐसा भी हो सकता है, सोचने का प्रयास कीजिए। उस बात को आप सुनते नहीं हैं और आपने रट लिया, बोले सर ये लिखवाया था सर ने, ये रट लेते हैं। दोस्तों, गलतियां हैं, उनको एक्सेप्ट करिए। गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी। ठीक है, हर व्यक्ति आपको, व्यापम भी गलती करता है या कोई संस्थान भी गलती करते हैं जो क्या बोलते हैं इस प्रकार के एग्जाम करवाते हैं। व्यापम हो या कोई दूसरे संस्थान गलती करते हैं, संस्थान का मतलब जो एजेंसियां एग्जाम कराती हैं। लेकिन गलती हमारी भी होती है। हमारी गलती ये है कि हम सीखने पर बिलीव बहुत कम करवाते हैं, हम सीधे पीडीएफ और लिखी हुई बातों पर भरोसा करते हैं। शिक्षक द्वारा बताई हुई बातों को इग्नोर करना आपकी गलती थी। डेटा को अधिक रटने की कोशिश करते हैं, रटना जरूरी है क्योंकि फैक्ट रटने पड़ते हैं, फैक्ट आते हैं कई बार, लेकिन समझना उससे ज्यादा। और समझ का मतलब लिखी हुई चीज नहीं होती, समझ का मतलब होता है बोली हुई चीज, जो कि आपको दिमाग में याद रखनी पड़ती है। ठीक है, उस चीज को विकसित करना पड़ेगा। एग्जामिनर जरा सा भी भाषा का प्रयोग करता है, आपको लगता है कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है, जबकि दोस्तों भाषा का मतलब होता है आपने जो कॉन्सेप्ट लिखा था, पढ़ा था, उससे इर्द गिर्द घूमता हुआ उत्तर होगा। और कई ऐसे छात्र हैं दोस्तों इसी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लेके आए हैं, और उन्होंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा था, वही पढ़ा था जो आपने पढ़ा था, बस उन्होंने अपनी थोड़ी सी समझ का प्रयोग किया। आप में से कुछ लोगों की हुई है, लेकिन धीरे धीरे होती है हर चीज, एकदम से सतत प्रक्रिया, समझते हैं ना आप, धीरे धीरे सीख पाते हैं। तो सीखेंगे तो उसको परेशान नहीं होना है। दोस्तों, आप बोलेंगे सर ठीक है, इसका एक अर्थ है कि आपने सीखा नहीं, आपने रटा था, आपने अपने दिमाग को तर्क करने या सोचने की समझ विकसित नहीं करवाई। तो इस समझ को विकसित तब कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एक एक चीज की नींव पकड़ेंगे। सर वो तो सब आपने बता दिया, सर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या सॉल्यूशन है इसका सर, कैसे आप हमें उस राह तक पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों दोबारा मेरी बात सुनिए, हम जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो हमें कभी ना कभी हमेशा कुछ कॉमन सब्जेक्ट दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। यदि हम उन कॉमन सब्जेक्टों पर फोकस बहुत अच्छा बना सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा सीखते हैं, तो कोई भी एग्जाम हमारे सामने होता है हम उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें हम अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन में आपको कि जब पढ़ रहे होते हो तो आपको उनकी बातों को सुनना जरूरी है, उनकी बातों के आधार पर जो तर्क निकलते हैं उन तर्कों को समझना जरूरी है। दोस्तों ऐसे ही एक चीज के लिए, अब आप बोलेंगे सर आप अपने कुछ कोर्स की जानकारी देंगे, जी हाँ बिल्कुल देंगे सर। ठीक है, बिल्कुल देंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज चालू कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ही ये है कि आप इससे जुड़ करके थोड़ा बहुत फीस भी खर्च करें। और फीस इसलिए ताकि फ्री में दी गई चीज की कभी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, और फ्री के साथ साथ ये भी कि एक संस्थान भी कभी ना कहीं अर्थ से ही चलता है। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों के लिए हमने एक आपको जानकारी होगी कि हमने एमपी में व्यापम महापैक बैच लॉन्च किया। व्यापम महापैक बैच का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ व्यापम के एग्जाम, आपको हर एक चीज की फाउंडेशन सिखाई जाएगी बिल्कुल नींव से। उसमें उन बातों तक को सिखाया जाएगा जो आपको
बताई जा रही, जो कही जा रही, उस समझ को आपको विकसित करवाया जाएगा, जीरो से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि खान ग्लोबल स्टडीज पे हम एक बैच लाकर लेकर के आए हैं। इस बैच का नाम है एमपी व्यापम महापैक, और एक ऐसा बैच लेकर के आए जिससे आपको बार बार फीस नहीं देनी पड़ेगी। एक बार की फीस से मध्य प्रदेश की सभी एग्जामों की तैयारी होगी, मध्य प्रदेश की सभी एग्जामों की तैयारी एक बैच के माध्यम से। बोले सर पॉसिबल है क्या, एक एक बैच 500-600 रुपए देते हैं, आप कैसे सर 10-12 एग्जाम का बैच एक साथ दे सकते हैं? मैं बोलूंगा थोड़ी समझदार होते तो आप ये बात नहीं बोलते। मैथ एमपीएसआई में भी आती है, मैथ कांस्टेबल में भी आती है, और उसी फॉर्मूले से आती है। प्रश्नों का स्तर बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अकबर का जो डेटा है वो यूपीएससी के लिए भी वही है, स्टेट पीएससी के लिए भी वही है, वनडे एग्जाम के लिए भी वही है। बस यूपीएससी में प्रश्न का स्तर बड़ा होगा, घुमावदार होगा, पीएससी में थोड़ा सा कम होगा, वनडे में और थोड़ा सा कम होगा, लेकिन रहेगा अकबर का डेटा वही। तो चीज जो कॉमन है, मैथ सुनना, गणित, रीजनिंग, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एमपी का एग्जाम है तो एमपी जीके अलग से, करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ने वाली चीज है वो अलग हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एक सब दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट हैं, हर एग्जाम में आते हैं। इनकी नींव को मजबूत करिएगा, इनकी यदि नींव मजबूत हो जाएगी तो एमपी का कोई भी एग्जाम होगा आपसे वो निकलेगा। दोस्तों ये जो बैच लाए हैं, ये देखिए, छात्रावास अधीक्षक एक ऐसी वैकेंसी है जो आई तो नहीं है, लेकिन अभी आई नहीं है, लेकिन ये आने वाली है, क्योंकि इसका एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है, आपने देखा होगा। किस दिन आएगी, दोबारा मेरा सवाल है, नोटिफिकेशन का नाम नहीं लेंगे, जिस दिन आ जाएगी हम बता देंगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं कि आप इसी को नाम लेकर के पढ़ रहे हो, सिर्फ हमें सर ये देना है, नहीं सर, आपको सिर्फ ये नहीं देना है। ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद पता नहीं कब होगा। आप इसके जो सब्जेक्ट आते हैं वो सब जगह कॉमन है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 हो, पुलिस कांस्टेबल हो, आबकारी आरक्षक हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, सब जगह वही कॉमन सिलेबस है। यदि 1-2 सब्जेक्ट बढ़ते हैं, जैसे कि इस परीक्षा में छात्रावास अधीक्षक में, जैसे कि एक्ट हो सकता है एक्स्ट्रा है, तो ये महिला सुपरवाइजर वाला एक्ट है, इसमें ऐड करवाया जाएगा। यदि सीडीपी आती है, बाल मनोविज्ञान में कुछ भी आता तो इसमें ऐड करवाया जाएगा। दोस्तों एक ऐसे बैच से, एमपी व्यापम महापैक से, मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों की तैयारी करवाई जा रही है, और फीस दोस्तों 8-10 एग्जाम है, और एक बैच की 100 रुपए भी फीस नहीं पड़ रही है। आप समझ के चलिएगा, इस बैच को दोस्तों लाया गया है खान ग्लोबल स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में। दोस्तों ये 20 अप्रैल तक का ऑफर है, जिनको लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एमपी व्यापम महापैक एक फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब एक एक चीज को बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा और आपको हीरो तक के स्तर पे लाया जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए वनडे का, चाहे रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, आरआरबी, एनटीपीसी का हो, कोई भी हो, हर एक एग्जाम की चीजें आप इससे सीख सकते हैं और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर का जो केजीएस एप्लीकेशन है, उस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है 8757354880। बहुत व्यस्त रहता है, तुरंत फोन लगता नहीं है इस पे, ठीक है, वेटिंग पे कॉल रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद बात हो जाती है यदि आप लगातार लगाते रहोगे। कोई समस्या होती तो आप इस पे बात कर सकते हैं। दोस्तों इसकी क्लासेस 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, कुछ 10 अप्रैल से चालू हो गई हैं, बाकी 14 अप्रैल से चालू हो रही हैं। इसमें दोस्तों आपको फ्री, जितने भी एग्जाम है दोस्तों सबकी फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनके नोट्स फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे, और ऐसे नोट्स भी दिए जाएंगे जो आप प्रिंट करवा सके, प्रिंटेबल नोट्स। तो जिसको भी लगे वो अवश्य इसको ज्वाइन करें। जिनको भी लगता है कि महिला सुपरवाइजर के जो छात्र, जिनको लगता है कि उनके नंबर बहुत कम है, उनका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, तो आप अवश्य ज्वाइन करिए। और यदि हो भी जाता है तो उस दिन आपको खुशी के मारे इस फीस का दुख नहीं होगा कि सर हमारे तो हमने बैच ज्वाइन कर लिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों जिनको लगे अवश्य ज्वाइन करें और चीजों को सीखना चालू करें, क्योंकि एमपी में बहुत सारे, आपको बता दें कि एक तो एमपी में एग्जाम होते नहीं, लेकिन अब बहुत सारे एग्जाम हैं जो एमपी में लाइन अप हैं, होने वाले हैं, और आप सीखेंगे तो आपको दूसरे राज्य के या स्टेट लेवल के एग्जाम को भी देने में सहायता जाएगी। और हमारा उद्देश्य दोस्तों, जो मैंने आधे घंटे का ये वीडियो बनाया है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये सारी बातें आप समझें और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बैच में पढ़ाया जाएगा। हर कॉन्सेप्ट को ऐसे सिखाया जाएगा कि आपको जो पूछना है आप वो पूछिए। भाषा आपको खुद विकसित करनी पड़ेगी, लेकिन भाषा आप तब विकसित करेंगे, अपनी समझ तब विकसित करेंगे जब हमारी बातों को आप सुनेंगे और समझेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं। दोस्तों इस फाउंडेशन बैच को कैसे परचेज कर सकते हैं? खान सर का खान ग्लोबल स्टडीज, खान ग्लोबल स्टडीज जिसको केजीएस भी कहा जाता है, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको एमपी
आपको अपना रजिस्टर करना पड़ेगा। लोग लॉग इन करने लगते हैं, लॉग इन तुरंत नहीं करना होता, पहले रजिस्टर करोगे तब तो लॉग इन होगा। तो लॉग इन रजिस्टर करने के बाद जब बैच ऐप को आप खोलेंगे तो ऑल एग्जाम सेलेक्ट करके ऊपर एमपी सर्च करेंगे तो आपको ऐसा एमपी व्यापम महापैक बैच दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से ऐसा दिखाई देगा। यहाँ ऑल एग्जाम होना चाहिए, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, एप्लीकेशन पे सर्च करो तो एमपी व्यापम महापैक आ जाएगा। 999 का है, लेकिन अभी 20 अप्रैल तक 799 का, कोई कूपन कोड नहीं डालना है, पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज मैंने बताया नहीं, इसकी वैलिडिटी पता है कितनी है? 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नहीं, 1.5 साल के लगभग, 15 महीने 16 महीने वैलिडिटी है इसकी। और यदि एग्जाम की तिथि कोई आगे पीछे होती है तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं, हम 1.5 साल पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि कोई एग्जाम थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। और आपको बता दें कि इस बैच में कुछ कक्षाएं देखोगे ऐसे रिकॉर्डेड लिखा रहेगा। रिकॉर्डेड मतलब है कि दोस्तों इसमें हमने एक बैच कंप्लीट हो चुका बैच फ्री दिया है। जैसे किसी का एग्जाम जल्दी है, जैसे किसी का एग्जाम मान लो अभी आबकारी आरक्षक का है, तो वो इतने जल्दी मान लो उसे लगता है कि भाई हमें ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो जिसको रिकॉर्डेड बैच से पढ़ना है तो एक बैच पूरा का पूरा रिकॉर्डेड अवस्था में डला हुआ है। और नई कक्षाएं लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों होंगी, उसमें रिकॉर्डेड नहीं लिखा होगा, लाइव होगी। लाइव होने के बाद वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड वाले फोल्डर में चली जाती है, उसमें लिखा नहीं होता, लेकिन वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। और एक पुराना बैच हमने इसमें फ्री डाला हुआ है ताकि यदि किसी का एग्जाम जल्दी है तो वो अपना पढ़ करके दे सकता है। दोस्तों इसकी वैलिडिटी है, यहां पर वैलिडिटी नहीं लिखी है, लेकिन 2026 की सितंबर तक वैलिडिटी है इसकी, सितंबर 2026 तक वैलिडिटी है। और इसके रजिस्ट्रेशन 31 मई तक खुले हैं, लेकिन ये जो बैच है ये क्या बोलते हैं 20 अप्रैल तक 799 का, जिनको लगे वो ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को थोड़े अच्छा बनाइएगा। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किस एग्जाम में, लेकिन एक एग्जाम में आपकी एक सीट सुनिश्चित होगी यदि ईमानदारी के साथ आप इसमें पढ़ेंगे और रेगुलर तरीके से पढ़ाई करेंगे। बैच लेने के बाद ये भी नहीं कि बैच ले लिया और पढ़ना छोड़ दिया, रेगुलर तरीके से पढ़ाई करेंगे, आपकी एक सीट सरकारी नौकरी में सुनिश्चित होगी। आई होप सो कि दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्या करना है कैसे करना है आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट लिखे हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर मैनेजमेंट, विज्ञान, पीसीबी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एमपीटी के सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। और कोई सब्जेक्ट यदि ऐड होता है पटवारी में किसी में भी तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। ये सब आपको फ्री में दी जाने वाली इसमें चीज़ है। आई होप सो कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।